राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें। आई होप कि ये लेक्चर देखने से पहले आप वो वाली वीडियो देख के आए होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो ये रही आपकी एनसीईआरटी बुक जिसमें मैं लाइन टू लाइन आपको मीनिंग समझाऊंगी, आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज क्यों ज़रूरत है? रिसोर्सेज का ज़रूरत ही क्या है ह्यूमन के लिए? रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? वही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। पहले ऐसा माना जाता था कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट्स हैं, मतलब कि जो नेचर है वो हमें फ्री में ये रिसोर्सेज दे रही हैं। तो आप जब भी देखोगे कि डेवलपमेंट कहीं पे भी हुआ करता था पहले, तो वो सारी के सारी रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करते थे। मतलब वो ये नहीं सोचते थे कि ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा या इसका फिर बाद में क्या इफेक्ट आएगा। नहीं, इन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। अगर उन्हें कोई चीज़ डेवलप करनी थी तो वो पूरी तरह से उस रिसोर्स का यूज करते थे, यानी कि यूटिलाइज करते थे। उसके बाद एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और उनके सही से यूज करने ना की वजह से, मतलब उन्होंने सही से यूज नहीं किया रिसोर्सेज का, उन्होंने मतलब बेमतलब का जहाँ पे भी मतलब कुछ हद से ज़्यादा यूज़ कर लिया। अगर वो हिसाब से यूज़ करते तो जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलनी पड़ती हैं वो ना झेलनी पड़ती। ठीक है, उन्होंने रिसोर्सेज का बेमतलब यूज़ कर लिया, कोई भी ढंग से कोई भी प्लानिंग के साथ उन्होंने यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखनी पड़ी कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए मतलब डिप्लीशन हुए जा रहे हैं, रिसोर्सेज खत्म हुए जा रहे हैं सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के रिसोर्सेज को नीड के लिए। जब हमारे कंट्री में, इंडिया में जब अंग्रेज रूल क्या करते थे, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो मान लो यहाँ इंडिया में करोड़ों की आबादी थी, मतलब हद से ज़्यादा करोड़ों की। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आबादी थी रेदर देन ब्रिटेन, मतलब कि जो यूरोप साइड था, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत कम थे पॉपुलेशन में। एंड वहाँ पे भी यहाँ से रिसोर्सेज ले जाके ब्रिटिशर्स जो क्या करते थे वहाँ पे एक्सपोर्ट किया करते थे, वहाँ पे डेवलप किया करते थे। और वो भी सबका वहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं होता था, वहाँ पे भी गिने चुने लोग जो अमीर हुआ करते थे, जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो रूल कर रहे होते थे, उनको वो रिसोर्सेज दिए जाते थे कि आप इसको यूज़ करिए। तो सोचो यहाँ का रिसोर्सेज कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। डिप्लीशन कहाँ हुआ? यहाँ के रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ। फायदा कौन उठा रहे हैं? वो उठा रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन कर रहे थे ये लोग, ठीक है, बेमतलब का यूज कर रहे थे अपनी ग्रीड के लिए, अपने यूज के लिए वो लोग यहाँ का रिसोर्सेज लेकर जा रहे थे। तो वही बताया, पहला पॉइंट क्या है? रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो गया, यानी कि रिसोर्स अनलिमिटेड अमाउंट में तो होती नहीं है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। तो जो रिन्यूएबल में भी आप देख लो, जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, आजकल लोग ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। मतलब जो 10 साल का पेट्रोल अगर रिजर्व है तो उसको हम लोग इतनी तेज़ी से यूज़ किए जा रहे हैं। मान लो 10 साल बाद अगर वो पेट्रोल खत्म हो गया, उसको बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, वो रिन्यूएबल है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि पेट्रोल बनना भी बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि वो उसको बनने में बहुत ज़्यादा ईयर्स ऑफ टाइम लगता है। मतलब वो एक चुटकी बजाओ तुरंत नहीं बन जाने वाला है, उसको बहुत टाइम लगेगा, तब जाके क्रूड ऑयल बनेगा, उसे पेट्रोल डीजल आएंगे। ठीक है, accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots और rich and poor। मतलब जो resources हैं उनको कुछ ही हाथों में दिया गया, सभी को नहीं मिला। ठीक है, मतलब अच्छे लोगों का मतलब है जो पावर में थे उनको मिला, जो पावर में नहीं थे उनको नहीं मिला। तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ लोग उन रिसोर्सेज का फायदा उठा लिया, कुछ लोग नहीं उठा पाए। उसके बाद indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। मतलब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन रिसोर्सेज का हम लोग ने इतना कर लिया है जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, हमें ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग ने सीएफसी इतना ज़्यादा रिलीज किया एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ओजोन होल दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो बड़ा होते जा रहा है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतना आ गया है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज का सही से यूज़ ना करते हुए हम लोगों ने उसको गलत तरीके से यूज़ किया एंड
उसका भोग रहे हैं हम सब लोग। ओजोन लेयर बढ़ती जा रही है, ओजोन होल बढ़ता जा रहा है। अगर वो बढ़ता गया तो फिर यूवी रेस डायरेक्ट हमारे स्किन पे इफेक्ट करेंगे और हमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए बोला जाता है रिसोर्सेज का सही से यूज करना चाहिए। अब देखो, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अरे रिसोर्सेज का अगर इक्विटेबल मतलब बराबरी में यूज करोगे, सही से यूज करोगे, तो क्या होगा, हमारी लाइफ ग्लोबल लेवल पे भी सही रहेगी और हमारे लिए भी सही रहेगा। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर जैसे अभी भी रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं कुछ लोग, अगर बाद में भी ऐसे ही रिसोर्सेज यूज होती नहीं तो फिर हमारी पृथ्वी को, हमारी अर्थ को डेंजर से कोई नहीं बचा सकता। आप देखो, therefore resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? रिसोर्स की प्लानिंग जरूरी है कि हमें कैसे क्या यूज करना है। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें क्या करना है, हमें रिसोर्स का सही से यूज करना है, सही से यूटिलाइजेशन करना है। जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें क्या आता है, 1 मार्क क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेके। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये टॉपिक हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क्स, हर चीज में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाता है। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड नॉट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, हमारी प्रकृति, हमारी पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज कम ना पड़ जाएं। अरे अभी तो सिर्फ दुनिया खत्म तो हो नहीं रही, ऐसा तो है नहीं कि 2026 में दुनिया खत्म है, वो वाली बात सच होने वाली है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब अभी दुनिया तो बहुत है ना, अभी कितनी जनरेशन आनी बाकी हैं, उसके बाद क्या होने वाला है। अगर रिसोर्सेज मान लो उनके लिए बचे ही नहीं तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, कितनी सारी डिजीजेस उनको झेलनी पड़ेंगी। तो ये सोच समझ कर आज के टाइम पे हमें प्लानिंग के साथ में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, और इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट करो लेकिन प्लानिंग के साथ करो जिससे सस्टेनेबल लाइफ जी सको। अब किसी को लेकर एक मीटिंग हुई थी 1992 में मतलब, ठीक है, इसका मीटिंग कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। और ये कहाँ पर है आपको कमेंट में बताना है कि ये प्लेस किस जगह पर है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लेस कहाँ पर है। ठीक है, कि आपको होमवर्क है कमेंट में बताना। ठीक है, तो 1992 में, जून 1992 में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे 100 से ज़्यादा, मतलब मोर देन 100 लोगों से ज़्यादा, मतलब जो कंट्री के हेड है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने मीटिंग की थी किस तरह से डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल बना सके। मेट इन रियो डी जेनेरियो फॉर, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि ये कहाँ पर है, ये आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है। अगर आपने अपनी बुक से पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा, लेकिन वो वर्ड मैं अभी बोलूंगी नहीं। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, मतलब पहली बार ऐसा इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। इंटरनेशनल मतलब सारे कंट्रीज के लोग आके मिले थे इस मीटिंग में। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर हम सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट कर सकें और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी कर सकें। इस चीज पर हुई थी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रियो डी जेनेरियो में मीटिंग 1992 में। द असेंबल लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन एंड ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। यहाँ पे इन लोगों ने सबने मिलकर मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद इन्होंने एक एजेंडा 21 साइन किया, एक डिक्लेरेशन साइन किया। क्या था वो डिक्लेरेशन? कि 21st सेंचुरी तक आने तक, मतलब कि 1992 में ये बात हुई और 21st सेंचुरी आने तक, मतलब 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कितनी अच्छे से हम लोग कर सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट भी बचे, डेवलपमेंट भी हो, रिसोर्सेज भी खत्म ना हो जाए। एजेंडा 21 है, ये एक वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा साइन किया हुआ एजेंडा था जिसमें बातें हुई थी कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंट का डैमेज बचाया जा सके, पॉवर्टी ना हो, डिजीज ना हो, और यही सब म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हीं सब पे बात हुई थी कि हम लोग किस तरह से हर चीज बता सके ताकि आने वाली जनरेशन को डिजीजेस ना झेलनी पड़े, रिसोर्सेज का डिप्लीशन ना झेलना पड़े। ठीक है, और ये बात इसलिए हुई थी कि एजेंडा 21 इसलिए भी लागू किया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पर तो ये है ही, मतलब ग्लोबल लेवल पर तो है ही, नेशनल लेवल पर भी
लोकल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और रीजनल लेवल पर भी गवर्नमेंट अपना खुद का एक एजेंडा 21 बना सकती है। मतलब कि ऐसे एजेंडास लाना है, ऐसे प्रोग्राम्स लाने हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि स्वच्छ भारत अभियान, हर गली हर मोहल्ले को स्वच्छ रखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो आगे हर गली तो झाड़ू नहीं लगाने वाले हैं, लगाना किसको, आप गंदगी आप करोगे तो लगाएगा कौन, आप। बिहार में अभी मेट्रो स्टेशन बनवाया है गवर्नमेंट ने, उसकी हालत तो आप देख ही रहोगे। हालत किसने की, बिहार के लोगों ने की। उस मतलब वो बनाया गया, डेवलपमेंट किया गया, कितने करोड़ रुपए लगे उसमें बनाने में, और तुम लोग उससे भी ज़्यादा नुकसान कर दिया उसका। वहाँ पे चल गया रहा है मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पे एक बिहार में फिर एक ब्रिज भी बनाया गया था, ब्रिज का नट ही गायब हो गया अगले दिन। क्या चल गया रहा है, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे डेवलपमेंट होंगे। और फिर तुम लोग बोलते हो कि सरकार डेवलपमेंट नहीं ला रही है कुछ भी। भाई तुम लोग गंदगी करोगे, तुम लोग सही से बिहेव नहीं करोगे और फिर सरकार पे ब्लेम करते हो। तो बात को समझो, तुम्हारी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कचरा फैला रहे हो तो उसको साफ भी करना सीख लो। अब देखो रिसोर्स प्लानिंग, अब ये टॉपिक होता है खत्म। अब हमें पढ़ना है रिसोर्सेज की प्लानिंग, की रिसोर्स की प्लानिंग हम कैसे कर सकें, ठीक है। आई होप अभी तक इतना तो समझ में आया ही होगा कि आपको जो अभी मैंने पढ़ाया है। अब हमें पढ़ना है कि रिसोर्स की प्लानिंग कैसे हो सकती है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी भी चीज़ को प्लान करके चलो ना तो बहुत ही अच्छे से उस चीज़ में सफलता मिलती है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो अगर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए अगर प्लानिंग करके रिसोर्सेज का यूज किया जाए तो डेवलपमेंट भी सही से होगा और इसका कोई डिप्लीशन नहीं होगा। इट हैज़ इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और ये इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत ही ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर प्लानिंग के साथ किया जाए, क्योंकि जो बिहार में हो रहा है उसमें क्या ही बताया जाए। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में ना कूट कूट के भर भर के रिसोर्सेज हैं, तभी तो ब्रिटिशर्स जो थे वो किस लिए अट्रैक्ट हुए थे इंडिया से। भाई यहाँ की खासियत देख कर ना कि यहाँ पे कितना कुछ है, कितनी सभ्यता फैली हुई है, कितनी अच्छी इनॉर्मस चीज़ें हैं यहाँ पर, कितने अच्छे रिसोर्सेज हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया में आके अपना ठप्पा लगा लिया कि हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. यहाँ पे ऐसे भी रीजन है जिसमें बहुत कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही बड़ी मात्रा में है और कुछ रिसोर्सेज है बहुत कम मात्रा में है। तो वहीं दूसरे रीजन में क्या है, जो दूसरा रिसोर्स है बहुत ज़्यादा है तो पहला रिसोर्स बहुत कम मात्रा है, लेकिन है हर जगह पे कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब में क्या है कि मिनरल और कोल के भर भर के डिपॉजिट्स हैं। यहाँ पे कोल माइन की फैक्ट्री लगती है, मतलब कोल माइन जो होता नहीं है अंदर से कोयला, जो माइन चलती है अंदर ही अंदर कोयले की, वो सब है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर। ठीक है, मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। फिर अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट साइड में पड़ता है, अरुणाचल जहाँ पे सन जो है सबसे पहले राइज करती है, मतलब दिखती है सनराइज। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो अब उस स्टेट का नाम देखो, अरुणाचल, अरुण का मतलब ये होता है उदय, अरुण मतलब उदय, इसलिए उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऐसा प्रदेश जहाँ से सबसे पहले उदय होते हुए दिखता है, अरुणाचल। तो वहाँ पे जो है पानी की कमी नहीं है, पानी भर भर के है, पानी के रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के लिए कोई उनके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। 3 चीज़ें जरूरी होती है, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। रिसोर्सेज है तो उसको यूज़ करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमको इंस्टीट्यूशंस चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में है पानी के रिसोर्सेज तो उसे यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है और वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की सुविधा नहीं है। वहीं पर राजस्थान की बात किया जाए तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत भर भर के बन सकती है, मतलब वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज है सोलर एंड विंड एनर्जी की, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है, मतलब वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है। अब ऐसा मत कहना कि हाँ सूखा पड़ा हुआ, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लेक्स हैं, आपने देखा होगा तो, लेकिन वहाँ पे इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, वाटर कम। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लद्दाख को ही देख लो, इतना ठंडा सा रेगिस्तान उसको बोला गया है, मतलब ठंडा रेगिस्तान। राजस्थान में एक थार डेजर्ट है और वहाँ पे क्या है, लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान, तो वो तो सबसे अलग ही है। तो आप देख रहे हो कि हमारे कंट्री में हर स्टेट के इतने भर भर के रिसोर्सेज भरे हुए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट अब वो चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए। इसलिए इंडिया जो है वो डेवलप्ड नहीं है, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है। क्यों? जापान क्या है, डेवलप्ड है, चाइना क्या है, डेवलप्ड है, अमेरिका क्या है, डेवलप्ड है। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, अभी वो डेवलप्ड हो रही है, अभी पूरे तरीके से वो डेवलप्ड नहीं हुई है। तो यहीं पर मैं इस चैप्टर को भी, मतलब इस टॉपिक को भी क्लोज कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई इतनी देर तक भी कंसिस्टेंट रह के पढ़ सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इस एंड तक भी किसी ने वीडियो देखी होगी।
बाई चांस किसी ने देख भी लोगी, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपको ये 2 टॉपिक तो सही से समझ में आ गए होंगे कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट और रिसोर्सेज की प्लानिंग। इसके बाद हम और बाकी जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे, लेकिन हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि आपका जो अटेंशन है वो ग्राव रह सके, आपको अच्छे से समझ में आए। कोई ऐसा ना हो कि यार इतना बड़ा लेक्चर है, सो बोरिंग सा लेक्चर है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और कमेंट में आप बताना कि आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो कमेंट में बिल्कुल आप बता सकते हो, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।